ये अवार्ड प्योरली इंडियन इंडस्ट्री को गया है और इसका क्रेडिट एम कीरावनी जी को जाएगा। आज के समय में म्यूजिक को हर जगह रैप बना बनाकर बीच बीच में गालियां डाली जा रही हैं और बाकियों में सूफिज्म के नाम पर अली मौला किया जा रहा है। वहाँ नाटू नाटू सॉन्ग को ये अवार्ड मिलना किस बात को दर्शाता है? इस बात को कि ओरिजिनल कंटेंट कल्चर से ही आता है। क्या है असली मतलब नाटू नाटू का? नाचो नाचो नहीं बॉस, ये है असली मतलब। एक पहचान थी हिंदी गानों की मेलोडी, बट पहले ये आया तो मिली मैं मिला मैं मिली तू मिला मैं मिली तू मिला मैं मिला तू मिला। फिर ये भी आया और फिर अली मौला की भरमार। बट बाकी की इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? ऑस्कर्स 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 साला इतने टाइम से एक हवा बना के रखे हैं कि देखो ये ना मिला तो कछू ना मिला। बात करेंगे ऑस्कर की भी, और उससे ज्यादा वर्ल्ड लेवल पर भारत की इमेज की भी। क्यों ब्रह्मास्त्र से लेकर पठान तक इंटरगैलेक्टिकल लेवल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाने के बावजूद भी खेला बीफ फूड के साथ ही हो गया। 5 reasons why RRR bagged Oscar and world level attention। The Elephant Whisperers को ऑस्कर मिलना क्या हिडन मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को? ये सब और भी बहुत कुछ जिसे हम 5 अलग अलग कारणों से समझेंगे कि what has changed and what has still not changed। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। एस राजामौली की आरआर फिल्म भले ही बेस्ट मूवी की कैटेगरी से ऑस्कर्स में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई, मगर नाटू नाटू गाने ने आरआरआर को ऐसे ही ऑस्कर्स से जाने भी नहीं दिया। और सरप्राइजिंगली एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को भी ऑस्कर्स मिल गया। सरप्राइजिंगली क्यों, वो आप इसी वीडियो के एनालिसिस में समझ जाएंगे। और हाँ, ऑस्कर की इंपॉर्टेंस से ज्यादा मैं वर्ल्ड स्टेज पर भारत के कल्चरल रिप्रेजेंटेशन और नैरेटिव की जीत को दूंगा। रीजन नंबर 1, ओरिजिनलिटी। ऑस्कर भले ही अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का फिल्मों का अवार्ड शो है और प्योरली एक अमेरिकन अवार्ड है, मगर एक बात पर इन्हें क्रेडिट जरूर देना होगा कि अवार्ड अमेरिकन अवार्ड कम इंटरनेशनल अवार्ड ज्यादा समझा जाता है। आज अमेरिकन फिल्म्स भले ही साल की 800 रिलीज होती हैं और हमारे देश में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और भी अन्य भाषाओं की फिल्में मिला जुलाकर 1800 तक फिल्में रिलीज होती हैं। मगर जब आप बात वर्ल्ड लेवल रीच की करें या कंटेंट की क्वालिटी की जो वर्ल्ड लेवल अपील करती है, वो स्टेज खुद ऑस्कर ने अपने दम पर बनाया है। हाँ, उसमें अमेरिका एज अ सुपर पावर का रोल भी है, मगर वो सिर्फ एक पहलू है। ऑस्कर्स फॉर ओरिजिनल मोशन पिक्चर्स, ऑस्कर्स फॉर ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ऑस्कर्स फॉर ओरिजिनल म्यूजिक। कभी सोचा है मैक्सिमम ऑस्कर के अवार्ड में ये ओरिजिनल शब्द क्यों होता है? इवन एक ऑस्कर की कैटेगरी भी है अडेप्टेशन पर, जिसमें कोई फिल्म किसी नॉवेल या बुक पर बेस्ड हो तो उसे इसी कैटेगरी में डाला जाता है। अब भाई ऐसे स्टैंडर्ड्स विद ओरिजिनल टैग हो तो अवार्ड सिर्फ अवार्ड नहीं रह जाता, एक इंटरनेशनल बेंचमार्क भी बन जाता है। आरआरआर फिल्म का ऑस्कर में आना ये प्रूव कर गया कि ओरिजिनल कंटेंट की वैल्यू क्या होती है। मैंने अपने आरआरआर के लेट मूवी रिव्यू वीडियो में बताया था कि कैसे आरआरआर ने भारत का असली नैरेटिव सामने रखा था, झंडे से लेकर भारत के असली हीरोज तक, फ्रॉम नेशनल आइडेंटिटी टू कल्चरल आइडेंटिटी। आरआरआर में वो सब कुछ था जो एक बेस्ट ओरिजिनल मोशन पिक्चर को अवार्ड ले जाती। बट मगर किंतु परंतु भले ही मेन मूवी कैटेगरी में आरआरआर बाहर हुई, मगर नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिलना एक बात प्रूव कर गया कि भारत ने फाइनली एक ऐसी जगह ब्रीच किया है जहां कंटेंट की सही वैल्यू भी है और आज के वोकिज्म की जननी भी। भाई जब मलाला भी ऑस्कर आ जाए तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस का शीघ्र पतन हो ही जाता है। आरआरआर पर जहां सबकी निगाहें थी, वहीं एकदम से द एलिफेंट विस्पर्स को ओरिजिनल शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिलना सबके लिए एक सरप्राइज था। क्योंकि आरआरआर और पिछले ऑस्कर के समय की सरदार उधम सिंह पर बेस्ड फिल्म सरदार, दोनों ही फिल्में एक ही जॉनर की थी और दोनों ही ओरिजिनल भी थी मगर एंटी वेस्ट भी थी, जो बिना शुगर कोटिंग के नैरेटिव का दूसरा साइड दिखाती हैं, जो खासकर पूरी दुनिया को पता ही नहीं है। ऐसे में एक शॉर्ट फिल्म जिसमें एक अनाथ हाथी के बच्चे रघु को कैसे तमिलनाडु के 2 दंपत्ति पालते हैं, कैसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में और अपने उस कल्चर को, सनातनी वैल्यूज को भी आगे इसी कहानी के माध्यम से दर्शाते हैं। उस फिल्म का ऑस्कर जीतना मतलब ऑस्कर भी संगी हो गया। एक्चुअली इस पॉइंट का जवाब रीजन नंबर 5 में है। और जब बात ओरिजिनलिटी की आती है तो कल्चर कैसे छूटेगा? सो रीजन नंबर 2,
कल्चर। आरआर फिल्म मूलतः एक तेलुगु फिल्म है, मगर इस फिल्म ने सबसे पहले भारत में सबको जोड़ लिया। पता है क्यों? ये याद करो। लेफ्टिस्टों ने हमारे ही वनवासी भाइयों को आज हिंदू धर्म से अलग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर इस फिल्म ने फ्रीडम स्ट्रगल के साथ राम की वंदना कर इस एजेंडा को भी अपरूट कर दिया, क्योंकि रूट तो सभी की सनातनी है। फिर भले ही कुछ लोग अमर अकबर एंथोनी करने में लगे हों, मगर सच बात तो यहाँ भी है कि भाई सबका बाप रामलाल है। कुछ समझे दया? भारत का हर भारतवासी मूल निवासी है जो सनातनी है। द एलिफेंट विस्परर्स में भी आपको सनातन की झलक दिखेगी। हालांकि इस फिल्म की डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस हैं, मगर कहते हैं ना, ओरिजिनल इज ओरिजिनल एंड कन्वर्टेड इज कन्वर्टेड। भाई मैं स्टोरी की भी बात कर रहा हूँ, कहीं और पे मत ले लेना। तमिलनाडु के मदुमिलाई टाइगर रिजर्व की एक्चुअल कहानी है और गोंजाल्विस की माने तो इन्होंने पूरे 140 घंटे शूट किए थे रघु के साथ, और उसमें से काट छाट कर 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाकर डाली और ऑस्कर ले उड़ी। मगर एक बात जो उस पूरी 42 मिनट में सटली छाई रही, वो ये सीन है। हमारी सभ्यता में हाथियों का क्या महत्व है? वो देवताओं से लेकर वॉर एलिफेंट्स तक सभी रूपों में है। मगर ये सीन क्या दर्शाता है? यही कि सनातन को किसी पेटा का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, बल्कि जिनको एक्चुअली में जरूरत है उनको तो विक्टिम बनाकर इतने सालों से ग्लोरीफाई किया जा रहा है। बीफ फूड की दीपिका पादुकोण वहां नाटू नाटू गाने का इंट्रोडक्शन ऑन स्टेज कर दी। आलिया भट्ट के 15 मिनट के रोल के बाद अब चोमू लोग दीपू दीपू के नारे भी लगा रहे हैं। ये ट्वीट एक एग्जाम्पल है, नाम नहीं ले रहा हूँ, देख के समझ जाओ। हमारे यहाँ एक कहावत है, दूसरे के लव पे दिवाली नहीं मनाते, ये वही है। हाँ भाई पठान लवर्स, क्या हुआ? कब तक झूठा नहीं खाओगे या कुछ ओरिजिनल भी बनाओगे? रीमेक से लेकर उर्दू इम्पोजिशन तक बीफ फूड ने सब कुछ किया। इवन पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो उफ, क्या ही कहने। बट एक चैलेंज है, पठान को ऑस्कर दिलवा दो। क्यों? क्या हो गया? पठान का पादुपा दुपा 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 दू ओरिजिनलिटी और कल्चर, ये दोनों बातें बीफ फूड से मिसिंग हैं। इवन रीमेक में इतने बह जाएंगे कि मलयालम दृश्यम 2 के क्लाइमैक्स में गलती होगी तो उसे हिंदी वर्जन में सुधारेंगे नहीं, बल्कि सेम कॉपी पेस्ट करेंगे और कहेंगे कि ऐसा क्लाइमैक्स कभी नहीं देखा। अरे प्रभु, लाश किसी की तो मिली थी, तब्बू के बेटे की नहीं तो किसी और की थी। फिर कोर्ट ने गवाह के होते हुए भी उसे कैसे जाने दिया? भाई थर्ड पार्ट में आएगा ना। हे राम। रीजन नंबर 3, म्यूजिक। जी हाँ, म्यूजिक कभी बीफ फूड का फोर्टे हुआ करता था। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, मन्ना डे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नाम खत्म नहीं होंगे। SD बर्मन, RD बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम फॉर म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑल्सो। एक पहचान थी हिंदी गानों की, मेलोडी। बट पहले ये आया, तो मिले मैं मिला, मैं मिली तू मिला, मैं मिले तू मिला, मैं मिला तू मिला। फिर ये भी आया, हाँ, फिर अली मौला की भरमार। बट बाकी की इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? जैसे जैसे टैलेंट बीफ फूड से कम होता गया, वैसे वैसे रीजनल सिनेमास का लेवल हर डिपार्टमेंट में उठता गया। MM कीरावानी जो 1991 से तेलुगु फिल्मों में अपना म्यूजिक दे रहे हैं, उन्होंने SS राजामौली की करीब करीब हर फिल्म का म्यूजिक दिया। राइट फ्रॉम छत्रपति, मगाधीरा से लेकर बाहुबली और RRR तक। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार अल्लाह रखा रहमान, बोले तो AR रहमान ने अभी तो ऑस्कर जीता था। बेटा वो सही है, मगर वो प्रोडक्शन भी ब्रिटिश था, वो डायरेक्टर भी ब्रिटिश था। सेम केस लाइक गांधी फिल्म, जिसमें एक्टर सर बेन किंग्सले ब्रिटिश था। फिर भले ही वो जन्म के समय कृष्ण पंडित भंजी था। ये अवार्ड प्योरली इंडियन इंडस्ट्री को गया है और इसका क्रेडिट MM कीरावानी जी को जाएगा। आज के समय में म्यूजिक को हर जगह रैप बना बनाकर बीच बीच में गालियां डाली जा रही हैं और बाकियों में सूफिज्म के नाम पर अली मौला किया जा रहा है। वहाँ नाटू नाटू सॉन्ग को ये अवार्ड मिलना किस बात को दर्शाता है? इस बात को कि ओरिजिनल कंटेंट कल्चर से ही आता है। क्या है असली मतलब नाटू नाटू का? नाचो नाचो नहीं बॉस, ये है असली मतलब। इट्स अ वर्ड दैट सेज समथिंग ऑफ आवर ओन कल्चर। ये मैंने नहीं, खुद कीरावानी जी ने कहा है। और ये सब आता कहाँ से? कल्चर की तो बात कर ली, बट फिर भी ये आता है रीजन नंबर 4, डेडिकेशन। SS राजामौली हो या उनके फादर के विजेंद्र प्रसाद या उनके म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावानी, ये सभी लोग अपने काम में फुल डेडिकेटेड रहते हैं। फिर भले ही वो काम कुछ को पसंद आए या ना आए। जैसे इनको
मिसेस नसीर सांप। ये कहती हैं कि RRR इज रिग्रेसिव, इट लुक्स बैकवर्ड्स व्हेन वी शुड लुक फॉरवर्ड। बोले तो हमें अपने इतिहास की नहीं, आगे के फ्यूचर की बात करनी चाहिए। बात तो सही है, मगर जो खुद अपने पास्ट में गलतियों को सबके सामने एडमिट नहीं कर पाता है, वो इसके अलावा कुछ और कह भी नहीं पाएगा। इन्हें हर बुराई अपने शौहर नसीर सांप की तरह यही दिखती है। करवा चौथ हो या दिवाली, इन्हें शबो खून यही मारना है। ये वो प्रजाति है जो होली और दिवाली पे जिन जानवरों को बचाने की बातें करती है, उन्हीं जानवरों को ईद और क्रिसमस पर बिरयानी और सूप बनाकर बिना डकार लिए पेल जाती है। इनके जैसे लोग ही खुद से ही शादी कर लेते हैं और बाद में खुद से ही बोर होकर खुद ही को तलाक दे देते हैं। डेडिकेशन बीपपुर में कभी था, फिर भले ही मुगले आजम और पाकिजा जैसी फिल्मों के लिए था, मगर था। मेहनत करते थे, फिर भले ही अपने एजेंडा के लिए, मगर करते थे। बट आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी हो या सेल्फी मूवी, दोनों ही फिल्में वहीं 45 दिन में खत्म हो जाती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर मूवी को 3 साल तक रगड़ो, मगर डेडिकेशन आपके एक दिन के रोल में भी दिख जाता है। और जब नहीं होता है तो संजय लीला बंसाली की बाजीराव मस्तानी हो या पद्मावत, आप सिर्फ ओवर एक्टर ही रह जाते हो, परफॉर्मर नहीं। कभी एक्टिंग परफॉर्मेंस में गिनी जाती थी, मगर आज ये सब एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट भर रह गए। कभी पूछना किसी बीफ फूड के चाटुकार यूट्यूबर से कि एक्टिंग परफॉर्मेंस से एंटरटेनिंग कब हुई। मगर हम कितना भी ये सारी बातें कर लें, मगर क्या इससे ये प्रूव होता है कि ये ओरिजिनल कल्चरल कंटेंट भारत सिर्फ अभी प्रोड्यूस कर रहा है, पहले से नहीं? वो करता भी था तो पहले ये रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली? इसी सवाल का जवाब है रीजन नंबर 5, इंडियाज राइजिंग ग्लोबल पावर। भारत ने खासकर 2014 के बाद से अपना ना ही सिर्फ पॉलिटिकल कैरेक्टर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना डिप्लोमेटिक कैरेक्टर बदला है। हाँ, ये बात सही है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और मैं भी इस एटीट्यूड का नहीं हूँ कि ये कहूँ कि एटलीस्ट ये तो किया है, बट फिर भी भारत का कैरेक्टर चेंज तो हुआ है। भले ही इसे आप 2014 के बाद की मोदी सरकार से जोड़ें, या 2013 से इंफॉर्मेशन क्रांति को, या 2015 की डिजिटल इंडिया की हुंकार को, या तीनों का ही मिला जुला रिजल्ट कहें। रिजल्ट जो भी हो, मगर इन सब से भारत अब अपनी बात खुलकर कह पा रहा है। ऐसे में वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि भारत, जो कि एक राइजिंग नेशन है, उसकी रियल वर्किंग क्लास, या यूं कहो कि फ्यूचर वर्किंग क्लास, जो ज्यादा एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करती है, उनसे वो अपने आप को एसोसिएट ना करवाए। जैसे लेट 90s में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स टाइटल भारत ने 2 साल के शॉर्ट इंटरवल में ही जीते थे, और वर्ल्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केट भारत में एकदम से बूम होना शुरू हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय डिजर्व नहीं करती, बट मैं ये कह रहा हूँ कि डिजर्व इनसे पहले वाली भी कंटेस्टेंट करती होंगी। मगर लेट 60s की रीता फारिया के बाद सीधा ऐश्वर्या राय, ये 40 साल को ज्यादा लंबा नहीं था। और सुष्मिता सेन तो पहली मिस यूनिवर्स है भारत की, और ऐश्वर्या राय के 1994 में मिस वर्ल्ड बनते ही 1997 में डायना हेडन, 99 में युक्ता मुखी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा। सारी सुंदरता एक साथ यहीं आई थी के? इन सब का ये मतलब है कि टैलेंट पहले भी था, बस रिकॉग्निशन नहीं था, और अब मिलेगा भी तो इसलिए क्योंकि अब उन्हें भी गरज है। वरना बैंडेड क्वीन जैसी फिल्म पहले भी ऑस्कर उठा सकती थी, मगर हम इतने सालों से भेजते भी कौन सी फिल्में थे? पहेली, गली बॉय, ये फिल्में, ये वही फिल्में हैं जो भारत की रूढ़िवादी, गरीबी और स्लम वाली इमेज को दर्शाती हैं। और भारत अब एक सक्सेस स्टोरी बन रहा है, नॉट बिकॉज की स्टेबल गवर्नमेंट है या फिर ये काम भी मोदी जी कर दिए हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये काम भारत के लोग अब ज्यादा करने लग गए हैं। वरना तुम्बाड़ को भी रिकॉग्निशन मिल सकता था, जो आज कांतारा और कार्तिकेय 2 को पूरे भारत में ही मिल रहा है। जैसे जैसे भारत अब एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है, वैसे वैसे आपको ये चेंजेस और द वर्ल्ड दिखने शुरू होंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, बस इतना ही कहूंगा, इट्स ऑल अबाउट राइट टाइम, राइट डिसीजन एंड राइट वर्क। और अब चलते चलते कुछ बीफ फूड के चाटुकार मीडिया हाउसेस RRR की सक्सेस स्टोरी को कहीं ना कहीं आलिया भट्ट और अब स्टेज पर 2 मिनट की फ्री स्पीच देकर दीपिका पादुकोण की पठान से भी जोड़ देंगे, और ऐसा नैरेटिव बनाएंगे कि देखो भाई, ये भी तो है ना। हाँ भाई, आप ही आप हैं। पूरी थिएटर्स में पठान के सिवाय कुछ छोड़ा नहीं था आपने। अखंडा का हिंदी वर्जन 4 दिन में उड़ा दिए, दमन का हिंदी वर्जन 7 दिन में उड़ा दिए, और मलिकापुरम को तो हिंदी में ही रिलीज नहीं होने दिया थिएटर में, सीधा OTT। इतने क्यों डरे हुए हो? कभी सत्य स्वीकार करना भी सीख लो। पठान के रिकॉर्ड्स कितने भी बनवा लो, मगर ये RRR का रिकॉर्ड तोड़ो
तो माने पादुपा दुपा 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 दू। अरे RRR छोड़ो, द एलिफेंट विस्पर्स जैसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ही बना लो, उतने में ही सब धन्य हो जाएंगे। अगर आप भी भारत की बात भारत के ही मुंह से दुनिया को सुनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।